अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन में मौजूद अगर मैं कुछ हमने लेना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जजिस तकर्री के अमल से आउट कर दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से न सिर्फ एक नया कट्टा खोल दिया है जनाब, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस इब्राहिम खान साहब की तरफ से ये ख़त सामने आया है जिससे में वो इस बात का इजहार कर रहे हैं, इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि जनाब मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर खिदमात सर अंजाम देने के लिए एलिवेट क्यों नहीं किया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को जजिस तकर्री के अमल से निकाल बाहर करने के हवाले से जो पेशरफ्त है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। इसका मतलब ये है कि काजी फैज ईसा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा कांटा बन चुके हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा किरदार बन चुके हैं जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाव में लाकर मन मर्जी के फैसले नहीं करा सकती या वहां पर ईमानदारों की हुकूमत कायम नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को लेकर जनाब एक नया अब जो है वो पंगा शुरू किया जा रहा है। क्यों और कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को जजिस तकर्री के अमल से और खासतौर पर जुडिशल कमीशन जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक अप्रोप्रिएट फोरम है, वहां से इनको किस तरीके से हटाया जाएगा और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा फोरम इस्तेमाल करने जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या इस मामले के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सेम पेज पर मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ उसका शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनका ताल्लुक भी अदालतों के साथ ही है। मौजूदा सूरत हाल जहां पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस वक्त पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और खास तौर पर ये जो जजेस का खत लिखा गया और उसके बाद जनाब ये जो उसके लिए कमीशन बना, फिर कमीशन के बाद एक बेंच बना, वो बेंच अब मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं ना दुश्मना दे सीने से अग नहीं ठंडी हो रही, ये बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। ये एक खत है जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खत पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से लिखा गया है और इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल पर वफाकी वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब का तसल्लुत है और वहां पर उन्हीं के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो थे वो कामयाब हुए थे। लिहाजा अगर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से खत लिखा जाएगा तो वो खत जो है उसका तमाम तर बार बिला वास्ता तौर पर जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब के सर ही आएगा। ये खत जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, इस खत के अंदर कमोबेश 4 नकात उठाए गए हैं और खास तौर पर ये चारों के चारों नकात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से तहरीर किए जाने वाले खत और उसके बाद मुख्तलिफ जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, इनको लिखे जाने वाले धमकी अमेज खतूत और उनको भेजने वाले आर्सेनिक से मुंसलिक हैं। लिहाजा इस खत की अहमियत है और इस खत की में तहकीकात या दीगर किसी भी और चीज़ का जिक्र किए बगैर बराह रास्त इस बात का मुतालबा किया जा रहा है इस खत के जरिए जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से तहरीर किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक दोनों को उनके ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके लिए जवाज ये बात को बनाया जा रहा है कि चूंकि ये जो खत है जजेस का, इस खत के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस बारे में आगाह किया गया था कि इन जजेस के काम में मुदाखलत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस मामले के ऊपर अपनी आंखें बंद रखी और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस वजह से इस्तीफा दें कि जब ये जजेस 1 साल पहले उमर अता बंदयाल साहब के दौर में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से मिले थे तो उसके बाद भी जस्टिस काजी फैज ईसा ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और उसके बाद चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उन्होंने इस मामले को बिल्कुल भी अपनी तवज्जो का मरकज नहीं जाना। तो इस बना पर जनाब ये दोनों हजरात इस्तीफा दे। तो बात तो बड़ी सीधी सी है कि जब ये जो 6 जजेस थे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, उन्होंने अपने मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक महदूद रखने की बजाय उनको एतमाद में लेकर उनके जरिए कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बजाय जब वो खुद
براہ راست جا کر اسلام آباد میں سفید پتھروں سے بنی ہوئی عمارت جو شاعر دستور پر واقع ہے وہاں پر جا کر جناب عمر الطاف بندیال صاحب سے مل لی ہے اور عمر الطاف بندیال صاحب کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا، تو پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرے گا؟ کیونکہ جب اس سے بڑھ کے بڑی عدالت اور بڑے جج کے سامنے معاملہ چلے جائے گا تو چھوٹی عدالت بیچارے نے کی کرنا ہے۔ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس وقت کسی حساب کتاب شمار میں نہیں تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس معاملے کے اوپر خط لکھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس وقت ہم خیالی کا عروج تھا اور یہ تمام ججز جن کے اوپر پریشر ڈالنے کی بات آ رہی تھی یہ تمام کے تمام ہم خیالی کے وائرس کا ہی شکار تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ خط لکھا گیا تھا اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور اس وقت جو اہم ترین شخصیت تھی وہ تھے جناب جنرل فیض امین صاحب، لہٰذا ان دو کی موجودگی کے اندر کسی اور کی دال کیسے گل سکتی تھی؟ لہٰذا یہ جو شکوہ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بجائے جناب عمر الطاف بندیال صاحب کے ساتھ بنتا تھا، لیکن لگ ایسے رہا ہے جیسے پاکستان بار کاؤنسل یہ مطالبہ کرنے میں بھی بالکل ویسے ہی لیٹ ہوئی ہے جیسے اس خط کو تحریر کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو 1 سال لگ گیا ہے، لہٰذا یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب ایک اور مقدمہ آج بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر چرچا کا سبب بنا اور وہ تھا عدت میں شدت والا معاملہ اور عدت میں نکاح کیس، جہاں پر ایک مرتبہ پھر چلے کا ذکر کیا گیا اور چلے کے ذکر پر جو جج صاحب تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہ جو تھی شاہ رخ ارجمن وہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اس بات کا ذکر جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کیا گیا جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے کاؤنسل ہیں عدت میں نکاح میں کیس کے دوران، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت منظر عام پر آتا ہے جب جناب خاور منیکا صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور خاور منیکا صاحب چلے سے جب واپس آتے ہیں 2 مہینے کے بعد 24 نومبر کو ان کی رہائی ہوتی ہے اور 26 نومبر کو وہ اس عدت میں شدت والے کیس میں جو ہے وہ اس کی درخواست دائر کر دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ 2 مہینے کہاں تھے تو خاور منیکا صاحب اس پر جواب دیتے ہیں کہ میں چلے پر تھا، اور اس مرتبہ یہ جو چلے کا ذکر آیا ہے اس پر جناب یہ جو تھے شاہ رخ ارجمن صاحب یہ بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کے کیس کی یہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس کی اہم بات یہ تھی کہ اس کیس میں خاور منیکا صاحب کے وکیل جناب رضوان عباسی صاحب پیش نہیں ہوئے، اور ان کی عدم پیشی یعنی ان کے پیش نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدالت نے اپنی کارروائی کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب ان کو دلائل شروع کرنے کی اجازت بھی دی، جو عدالتی تاریخ کے اندر ایک انوکھی مثال کہی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمومی طور پر عمران خان صاحب کے کیسز میں اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ جناب پروسیجرز کو نظر انداز کیا گیا، پروسیجرز کو مد نظر نہیں رکھا گیا، تکنیکی پہلوؤں پر نہیں کیا گیا، ہمارا انتظار نہیں کیا گیا، ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں نظر انداز کیا گیا، یہ اس طرح کے موقف کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آج کے کیس میں جب جو وکیل تھے جناب خاور منیکا کے اگر وہ پیش نہیں ہوئے تھے، وہ غیر حاضر تھے، تو پھر اس مقدمے کی کارروائی کو ملتوی کیا جانا چاہیے تھا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے موقف اختیار کیا کہ رضوان عباسی صاحب ایک دوسری عدالت کے اندر بیٹھے ہیں، اس عدالت کے اندر ان کا کوئی کام نہیں ہے، حتیٰ کہ اس عدالت کے اندر جج صاحب بھی موجود نہیں ہیں، اور رضوان عباسی صاحب کے جو جونیئرز ہیں وہ بھی عدالت میں موجود نہیں ہیں، وہ اکیلے عدالت میں بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے پاس اس وقت کوئی ساز و سامان نہیں ہے، میرے تو سارے جونیئرز عید کی چھٹیوں پر جا چکے ہیں اور میں بھی مری جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لہٰذا میں عدالت میں آج پیش نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی اس خالی عدالت میں بیٹھے ہوئے کی تصویر بنائی گئی اور یہ موقف جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے عدالت کے روبرو رکھا گیا کہ جناب ان کا اس وقت کوئی جونیئر اویلیبل نہیں ہے، وہ خالی عدالت میں بیٹھے ہیں، یہ تصویر ہے ان کی اور وہ یہاں پر پیش نہیں ہو رہے۔ اب کیس کے ریکارڈ کے بغیر، کیس فائل کے بغیر جو وکیل ہے وہ کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ عمرانداری آپ کو پتہ ہی ہے وہ موجود ہوتی ہے، لہٰذا جو شاہ رخ ارجمن صاحب تھے انہوں نے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو اپنے کیس کو پلیڈ کرنے کا موقع بھی دیا اور انہوں نے جناب رضوان عباسی صاحب کو طلبی کا نوٹس بھی دیا اور اسے
उनसे कहा कि जनाब वो यहाँ पर आएँ, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आए और उसके बाद इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है 9 अप्रैल बरोज़ मंगल तक। आज के केस के अंदर जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने सूरह बकरा की कुछ जो आयतें हैं उनका हवाला दिया और कहा कि सूरह बकरा के मुताबिक ये जो तारीख हैं इद्दत की, ये 48 दिन के बाद निकाह हो सकता है और 48 दिन तलाक को गुजर चुके थे, लिहाजा इस केस के अंदर किसी तरह की कोई वो हैंकी फेंकी नहीं है। और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि पीटीआई के चेयरमैन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि निकाह जनवरी में हुआ है, फरवरी के अंदर निकाह के ऊपर निकाह नहीं हुआ, बल्कि फरवरी में एक दुआया तकरीब रखी गई थी और वहाँ पर दुआ की गई थी और निकाह के बाद आप जितनी मर्जी दुआया तकारीब रख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर बात होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुफ्ती सईद साहब ही इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया है कि मैंने एक निकाह जनवरी में कराया और दूसरा निकाह जुबानी तौर पर मैंने फरवरी में कराया, और दोनों निकाह यानी जनवरी में होने वाले निकाह और फरवरी में होने वाले निकाह का जो निकाह खां है और जो उस निकाह के गवाह हैं वो अदालत के अंदर आकर गवाही दे चुके हैं। लिहाजा ये निकाह पर निकाह का जो केस है इसके ऊपर भी बात होना ज़रूरी है, लेकिन देखना है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अदालतें तो इस वक्त बन चुकी हैं खेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था, एक बिल है जो पेश किया गया है, जो जमा कराया गया है कौमी असम्बली में। इस बिल के मुहर्रक हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा और साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब। असद कैसर साहब ने जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर एतराज़ उठाया है और उनका ये कहना है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को तब्दील किया जाए और जुडिशल कमीशन के अंदर जहाँ पर पसंद और नापसंद के इम्कानात पाए जाते हैं, जिसका इजहार चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है, लिहाजा जजेस की अपॉइंटमेंट को तमाम तर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस और तमाम बड़े चैम्बर्स, हामिद खान चैम्बर, आजम नज़ीर चैम्बर, आसमा जहांगीर चैम्बर्स, इससे निजात दिलाने के लिए बिल्कुल वैसा ही एक कमीशन तश्कील दिया जाए जैसा ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट के लिए किया जाता है, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इस बिल के अंदर इस बात की तजवीज़ दी गई है कि एक जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी जुडिशल सर्विस कमीशन भी तश्कील दिया जाए, जो बिल्कुल वैसे ही मुकाबले का इम्तहान ले तमाम उम्मीदवारान से, और मुकाबले के इम्तहान के बाद उनका टेस्ट है, उनका वाइवा है, उनका इंटरव्यू है, उनका मेडिकल है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट है, और उसके बाद उनका आइन और कानून की ग्रिप के ऊपर जो टेस्ट है वो लेने के बाद ही इन तमाम जो कामयाब उम्मीदवारान हैं इनको जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाए। और दूसरा, इस बिल के अंदर इस बात की तजवीज़ भी पेश की गई है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए इस बात की शर्त को ख़त्म किया जाए कि बंदे का वकील होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस कमीशन में आएंगे तो डेफिनेटली इस कमीशन के अंदर इम्तहान देने के लिए आपको आइन और कानून दोनों का इल्म होना ज़रूरी है, और वो इल्म यकीनी तौर पर आप जब तक लॉ पढ़ेंगे नहीं आपको लॉ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होगा, वो एक अंडरस्टूड है, लेकिन वकील होना इसके लिए शर्त नहीं होनी चाहिए। इस बिल की अहमियत इस वजह से भी है कि माजी में इस तरह की तजावीज़ सामने आई थी, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अब इम्कानी तौर पर ये जो बिल है जब ये ज़ेर गौर आएगा कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस में, तभी इसके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा कि जनाब ये तरीक़ाकार जजेस की अपॉइंटमेंट का तब्दील करना है या नहीं करना। अलबत्ता जस्टिस काजी फाइज इसा साहब के ऊपर इस हवाले से एतराज़ बेमानी है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, क्योंकि इससे पहले ही जनाब चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को कम करने के लिए अमली सबूत दे चुके हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, और फिर चार्ज लेने के बाद उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में तब्दीली के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई थी, और उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी पेश कर दी हैं, और उन सिफारिशात की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया जाएगा। और जो सिफारिशात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से पेश की गई हैं उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए उम्र की हद, उसका तयन, और उसके साथ साथ इस बात का जिक्र किया गया है कि हर एक पोस्ट के लिए 3 उम्मीदवार
امیدواران کا جو ہے وہ پینل کیا جائے گا. مثال دیتا ہوں ابھی کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی 3 سیٹیں خالی ہیں, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی. یہ جو 3 ججز تھے جو اب چلے گئے ہیں, ان 3 ججز کے حوالے سے اب جو طریقہ کار منصور علی شاہ صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے مطابق 9 لوگوں کے نام جائیں گے, اور ان 9 لوگوں میں سے جوڈیشل کمیشن 3 لوگوں کا تعین کرے گا, 3 لوگوں کی تقرری کرے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مزید ٹرانسپیرنسی آئے گی. لہٰذا یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے, جوڈیشل پبلک سروس کمیشن کی, یہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت کا حامل معاملہ ہے, اور اس میں ہر طرح کے اثرات سے پاک رکھا جاتا ہے, سیاسی اثرات سے بھی اور چیمبرز کے اثرات سے بھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اور اس حوالے سے یہ جو بل ہے یہ شاید کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکے. دیکھنا یہ ہے کہ اس بل کی حمایت اور مخالفت کے اندر کون کون لوگ ہوں گے, اور کیا یہ جو بل ہے یہ منظوری کے بعد یا ریجیکٹ ہونے کے بعد یہ کس طریقے سے دوبارہ اس کو چیلنج کیا جائے گا, یہ اس کے اوپر جوڈیشل ریویو کیسے ہوگا. یہ ایک امپورٹنٹ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.